ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि किसी फिल्म के सेकंड पार्ट की स्टोरी उसके पहले पार्ट से ज्यादा बेहतर हो, लेकिन इंडोनेशियन फिल्म द रेड का सीक्वेंस एक ऐसी ही फिल्म का एग्जाम्पल है। इस मूवी का फर्स्ट पार्ट मैं ऑलरेडी इस चैनल पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन अगर आपने वो वीडियो नहीं भी देखा हो तब भी आप इस फिल्म की कहानी को आराम से समझ जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट शुरू करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो रेड 2 की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको इसके पहले पार्ट की कुछ हाइलाइट समझा देता हूँ, ताकि आप दोनों फिल्मों की कहानी को अच्छे से कनेक्ट कर पाएं। इस फिल्म के पहले भाग में हमने देखा था कि रियाद नाम के एक बहुत बड़े अपराधी को पकड़ने के लिए 20 लोगों की एक पुलिस टीम एक बिल्डिंग में जाती है, लेकिन रियाद की मैन पावर पुलिस वालों की सोच से कहीं बड़ी थी और इसी वजह से पुलिस टीम के ज्यादातर लोग मारे जाते हैं। ये पूरा ऑपरेशन लेफ्टिनेंट इस्माइल के कहने पर हुआ था, इसलिए पुलिस डिपार्टमेंट को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। रियाद के एक खास आदमी एंडी ने अपने बॉस के खिलाफ जाते हुए पुलिस का साथ दिया, जिसकी वजह ये थी कि एंडी और रामा सगे भाई हैं। क्लाइमेक्स के सीन में हमें पता चलता है कि इस्माइल एक करप्ट पुलिस ऑफिसर है और उसका सीनियर ऑफिसर रेजा, जिसका चेहरा हमें इस फिल्म में नहीं दिखाया गया, वो इस्माइल से भी ज्यादा करप्ट है। असल में रेजा रियाद के साथ मिला हुआ था और उसने ही बाकी पुलिस वालों के साथ इस्माइल को यहाँ मरने के लिए भेजा। अपने भाई एंडी की हेल्प से रामा रियाद की पूरी गैंग को खत्म कर देता है और फिल्म के अंत में इस्माइल को बंदी बनाकर रामा इस बिल्डिंग से बाहर चला जाता है। लेकिन रामा के यहाँ से जाने से पहले एंडी उसे रियाद के खिलाफ कुछ सबूत देता हुआ कहता है कि वो फारूक नाम के एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर से मिले, जो इस केस से जुड़े करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को बेनकाब करने में उसकी हेल्प करेगा। इसके बाद इसके अगले पार्ट द रेड 2 की कहानी यहीं से शुरू होती है। तो फिल्म के पहले सीन में हम देखते हैं कि रामा वो सारे सबूत लेके फारूक के पास गया है। फारूक ये बात जानता है कि अगर डिपार्टमेंट के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को ये पता लग गया कि रामा इस ऑपरेशन में जिंदा बच गया, तो रामा और उसकी फैमिली की जान खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वो अपने एक आदमी को ऑर्डर दे के इस्माइल को मरवा देता है। फिर वो रामा को बताता है कि रेजा के अलावा कुछ और पुलिस वाले भी रियाद से मिले हुए थे और जो सबूत तुम उस बिल्डिंग से लेकर आए हो ये उन करप्ट पुलिस ऑफिसर्स को पकड़ने के लिए काफी नहीं है। इसके साथ ही वो रामा को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है और कहता है कि मैं पुलिस की उस यूनिट का इंचार्ज हूँ जो डिपार्टमेंट के करप्ट पुलिस वालों को पकड़ने का काम करती है। फारूक चाहता है कि रामा उसके लिए एक अंडरकवर के तौर पे काम करे ताकि वो डिपार्टमेंट के करप्ट पुलिस वालों को एक्सपोज कर सके। रामा इन सब लफड़ों में अब और नहीं पड़ना चाहता, इसलिए वो फारूक के लिए काम करने से मना कर देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फारूक डिपार्टमेंट को ये जानकारी देता है कि उन पुलिस वालों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा और यहीं फिल्म में हम पहली बार रेजा को देखते हैं, जिसको इस बात की खुशी है कि सारे पुलिस वालों की मरने की वजह से उसके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं बचा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि कुछ लोग एंडी को किडनैप करके किसी सुनसान जगह पे लेकर गए हैं। यहाँ हम बेजो नाम के एक आदमी को देखते हैं जो रियाद का क्राइम पार्टनर होने के साथ साथ दोस्त भी था। रियाद के मरने के बाद अब बेजो इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। बेजो के पास भी रियाद की तरह अच्छी खासी मैन पावर है, इसलिए वो एंडी को मार के इस जंग की शुरुआत करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अपने भाई एंडी की मौत का बदला लेने के लिए रामा फारूक की मदद करने को तैयार हो गया है। फारूक रामा को बताता है कि तुम्हारे भाई को बेजो नाम के एक गैंगस्टर ने मारा है, जो फिलहाल इस शहर का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना देख रहा है। आगे वो बताता है कि फिलहाल इस शहर में 2 सबसे बड़ी गैंग्स हैं। इनमें से एक गैंग का लीडर है बागुन, जो इसी शहर का लोकल रेजिडेंट होने की वजह से ज्यादा पावरफुल है, और दूसरी बड़ी गैंग जापानीज लोगों की है जिसका लीडर है गोटो। फिर रामा फारूक से पूछता है कि उसे अंडरकवर बन के आखिर किसकी गैंग में शामिल होना है। फारूक उसे बताता है कि तुम्हें बागुन की गैंग में शामिल होना है। इसके लिए पहले तुम्हें बागुन के बेटे यूको से दोस्ती करके उसका भरोसा जीतना होगा। फिलहाल यूको किसी जेल में सजा काट रहा है और उसी जेल में वो आदमी भी है जिसकी वजह से यूको को जेल जाना पड़ा। तो हम तुम्हें किसी झूठे केस में जेल के अंदर भेजेंगे और वहाँ पहुँच के तुम्हें उस आदमी की पिटाई कर दी है जिसकी वजह से यूको को जेल जाना पड़ा था। इससे होगा ये कि यूको तुम में खुद इंटरेस्ट लेते हुए दोस्ती करने की कोशिश करेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के प्लान के मुताबिक रामा जेल पहुंच चुका है। यहाँ पहुंच के वो यूको के दुश्मन के साथ साथ उसके साथियों की भी पिटाई करता है और यहीं एक सीन में हम देखते हैं कि अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए रामा अंदर ही अंदर चल रहा है, इसलिए वो जेल की दीवारों पर पंचेस मार के अपने मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग करता है। इधर यूको को जब ये बात पता चलती है कि जेल में उसके दुश्मन को किसी ने बुरी तरह से पीटा है, तो वो खुद रामा से मिलने उसके पास आता है। वो रामा की फाइटिंग स्किल की तारीफ करते हुए उसे अपनी टीम में शामिल होने को कहता है, लेकिन रामा जानता था कि यहाँ जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा, इसलिए वो यूको के सामने थोड़े भाव खाता है और कहता है कि यहाँ वो किसी टीम में शामिल होने के लिए नहीं आया है। इसके कुछ दिनों बाद सारे कैदियों को जेल में साफ सफाई करने के लिए एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसी वक्त जेल के काफी सारे कैदी यूको पर जानलेवा हमला करते हैं, लेकिन रामा यूको को बचाने के लिए उन कैदियों से फाइट करने लगता है।
काफी लंबे चले इस मारधाड़ में आखिरकार रामा यूको की जान बचाने में कामयाब होता है और इस दिन के बाद से इन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। इसके बाद यहाँ से 2 साल बाद का समय दिखाया जाता है। आज वो दिन है जब रामा अपनी सजा पूरी करके जेल से बाहर निकला है। उसको रिसीव करने के लिए यूको आता है जो रामा से पहले ही जेल से छूट गया था। अगले सीन में हम शहर के 2 बड़े गैंगस्टर बागुन और गोटो को एक साथ देखते हैं। इन दोनों ने इस शहर में काम करने के लिए अपना अपना एरिया बांट रखा है, इसलिए इन दोनों गैंग्स में कभी आपसी गैंगवार नहीं होती। इसके बाद हम देखते हैं कि यूको रामा को लेके अपने फादर के पास गया है। बागुन जेल में अपने बेटे की जान बचाने के लिए रामा को शुक्रिया कहता है। इसके बाद वो रामा के सारे कपड़े उतरवा के उसकी तलाशी लेता है। असल में यही क्राइम की दुनिया का उसूल है कि बिना तसल्ली करे ये भरोसा तो अपने बाप पर भी नहीं करते। रामा की तलाशी लेने के बाद बागुन को भरोसा हो जाता है कि ये पुलिस का आदमी नहीं है। फिर वो अपने राइट हैंड एका से कहता है कि रामा को अपने साथ ले जाके हमारे साथ काम करने के तौर तरीके समझाओ। इसके बाद अकेले में रामा वो सिम निकालता है जो उसने अपने मुंह के अंदर छुपा के रखा था। इस सिम को फोन में डाल के वो फारूक को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने बागुन की गैंग ज्वाइन कर ली है। अगले दिन रामा यूको और उसकी गैंग के साथ एक ऐसे आदमी से पैसे वसूली करने के लिए जाता है जो एडल्ट फिल्में बनाकर बेचा करता है। पैसों को लेकर इन दोनों गुटों के बीच कुछ आपसी अनबन होने लगती है। रामा देखता है कि राइवल गैंग का एक आदमी मेज के नीचे रखी गन निकालने की कोशिश कर रहा है और इसके बाद इन दोनों गुटों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। इस मौके का फायदा उठा के राइवल गैंग का लीडर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन रामा अपनी फाइटिंग स्किल दिखाते हुए उसकी पिटाई करके उसे पकड़ लेता है। इस आदमी से बचे हुए पैसे वसूल करने के बाद ये लोग बागुन के पास जाते हैं। बागुन अपने बेटे के काम से खुश होकर उसकी तारीफ करता है। यूको अपने फादर से कहता है कि वो अपनी गैंग के लिए कुछ बड़े काम भी हैंडल करना चाहता है, लेकिन बागुन उससे कहता है कि अभी तुम इन सब के लिए तैयार नहीं हो, सही समय आने पर मैं खुद तुम्हें सब कुछ हैंडओवर कर दूंगा। यूको को ये बात अंदर ही अंदर खराब लगती है कि उसके फादर ने उसके हाथ में बहुत ज्यादा पावर नहीं दी है, जिसकी वजह यह है कि बागुन ये बात जानता है कि उसका बेटा अभी नादान है। वो नहीं चाहता कि यूको जवानी के जोश में कुछ ऐसी गलती कर बैठे जिससे गैंग्स के बीच आपसी गैंगवार छिड़ जाए। इसी फ्रस्ट्रेशन में यूको एक कराओके क्लब में जाके शराब पीता है और साथ ही वो वहाँ सिंगिंग कर रही लड़कियों के साथ छेड़छाड़ भी करने लगता है। रामा देखता है कि ये लड़कियां काफी डर गई हैं, इसलिए वो बीच बचाव करके उन्हें यूको से छुड़वाता है। इसी समय यूको के फोन पे कॉल आता है तो वो बात करने के लिए यहाँ से बाहर चला जाता है और इसी मौके का फायदा उठाकर रामा यूको के पर्स में एक स्पाई ऑडियो डिवाइस छुपा देता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बागुन प्रकोशो नाम के एक कॉन्ट्रैक्ट किलर से मिलने गया है। प्रकोशो बागुन का काफी वफादार आदमी है और उसके लिए पिछले 20 सालों में कई सारी हत्याएं कर चुका है। बागुन प्रकोशो को एक ऐसे आदमी को मारने की सुपारी देता है जो उसकी टेरिटरी में इलीगल तरीके से ड्रग्स बेच रहा है और फिर अगले ही दिन प्रकोशो बागुन का दिया हुआ काम पूरा कर देता है। एक दिन बागुन रामा से कहता है कि मेरा बेटा यूको अभी नादान है, इसलिए वो जल्द से जल्द मेरी पोजीशन को हासिल करना चाहता है। तुम एक गैंग मेंबर होने के साथ साथ उसके अच्छे दोस्त भी हो, इसलिए तुम उसकी एक्टिविटी पे नजर रखना और अगर कुछ भी सस्पिशियस दिखे तो मुझे जरूर बताना। अगले सीन में हम एक बार फिर से बेजो को देखते हैं जिसने बिजनेस की बात करने के लिए यूको को अपने पास बुलाया है। बेजो ये बात जानता है कि यूको की अपने फादर से कुछ खास नहीं बनती और वो ये भी जानता है कि ये जल्द से जल्द अपने फादर की जगह लेना चाहता है। बेजो यूको से कहता है कि ये हमारी पहली मीटिंग है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट के तौर पे उन कैदियों को लेकर आया हूँ जिन्होंने जेल में तुम्हें मारने की कोशिश की थी। इसके बाद यूको अपना बदला पूरा करने के लिए 1 बाय 1 उनकी गर्दन काटना शुरू करता है। यूको बेजो से पूछता है कि तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो। बेजो उससे कहता है कि इस समय इस शहर का सारा एरिया 2 गैंग्स के बीच में बटा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी गैंग जैपनीज गैंग को खत्म कर दे, जिससे उस एरिया का एक छोटा हिस्सा मुझे मिल जाए और इस काम के लिए तुम्हें जितने भी आदमी और पैसों की जरूरत पड़ेगी वो सब मैं तुम्हें दूंगा। यूको कहता है कि उसके फादर कभी भी इस बात के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हीं की वजह से पिछले 10 सालों में इन दोनों गैंग्स के बीच कभी कोई गैंगवार नहीं हुई। बेजो उसे भड़काते हुए कहता है कि तुम आखिर कब तक अपने बाप की गुलामी करोगे। वक्त आ गया है कि इस गैंग को लीड करते हुए तुम अपने डिसीजंस खुद लेना शुरू करो। यही हम देखते हैं कि रामा भी ऑडियो डिवाइस की हेल्प से इन दोनों के बीच की सारी बातचीत सुन रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि यूको ने प्रकोशो को मिलने के लिए किसी क्लब में बुलाया है। वो प्रकोशो को अपने फादर के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और उससे कहता है कि मेरे फादर का काम करने का तरीका बहुत पुराना है, यही वजह है कि अब उनसे कोई नहीं डरता। प्रकोशो उसे समझाते हुए कहता है कि तुम्हारे फादर एक जीनियस हैं, अब लोग उनसे नहीं डरते क्योंकि वो सब उनकी इज्जत करते हैं। यूको समझ जाता है कि प्रकोशो उसके फादर के लिए बहुत ज्यादा वफादार है। फिर वो कुछ बहाना बना के कुछ देर के लिए वहाँ से चला जाता है और इसी वक्त यहाँ बहुत सारे आदमी आके प्रकोशो पे हमला कर देते हैं। प्रकोशो इन लोगों से जम के मुकाबला करता है और किसी तरह से अपनी जान बचा के इस क्लब से बाहर आता है, लेकिन बाहर उसका मुकाबला बेजो के असैसिन से होता है जो बहुत ही आसानी से प्रकोशो को मार देता है। यहाँ एक बात तो साफ है कि ये सब कुछ यूको और बेजो ने मिलकर करवाया है
ताकि प्रकोष्ठो की मौत का इल्जाम जापानीज गैंगस्टर पे लगा के बागुन को उनके खिलाफ भड़काया जा सके। बागुन को जब प्रकोष्ठो की मौत की खबर मिलती है तो वो काफी दुखी हो जाता है। यूको उससे कहता है कि ये सब कुछ हमारी राइवल जापानीज गैंग ने किया है, इसलिए हमें बदला लेने के लिए उन पर हमला करना चाहिए। बागुन उसे समझाता है कि फिलहाल हमारे पास इस बात का कोई पक्का सबूत नहीं है, इसलिए वो इस मैटर को सुलटाने के लिए जापानीज गैंग से बात करेगा। यूको उसे भड़काने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बदले में बागुन सिर्फ इतना ही कहता है कि अगर तुम अपनी लिमिट में रह के काम करोगे तो अच्छा होगा। इस बात से यूको बुरी तरह चिढ़ जाता है और बेजो को कॉल करके कहता है कि वो जापानीज गैंग पे हमला शुरू करे। इसके बाद हम देखते हैं कि यूको और बेजो के आदमियों ने अलग अलग जगहों पे जापानीज गैंग को मारना शुरू कर दिया है। इन हमलों में जापानीज गैंग के काफी सारे लोग मारे जाते हैं, इसलिए जापानीज गैंग ने भी अब बागुन के आदमियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। एक दिन जब रामा कहीं जाने के लिए टैक्सी पकड़ता है तो जापानीज गैंग उस पर हमला कर देती है। इन लोगों से काफी देर तक फाइट करके रामा अपनी जान तो बचा लेता है, लेकिन इस हमले में वो घायल हो जाता है। इधर जब बागुन को इस गैंग वार के बारे में पता चलता है तो वो मीटिंग के लिए जापानीज गैंगस्टर गोटो से मिलता है। यूको यहाँ कहता है कि जापानीज गैंग ने उनके खास आदमी प्रकोष्ठो को मारा है, इसी का बदला लेने के लिए इन्होंने जापानीज गैंग पे हमला किया। गोटो बागुन से कहता है कि प्रकोष्ठो को मारने में जापानीज गैंग का कोई हाथ नहीं, और अगर फिर भी उसको भरोसा ना हो तो वो प्रकोष्ठो की मौत की जांच करवा सकता है। बागुन यहाँ समझ जाता है कि ये गैंग वार उसके बेटे यूको की गलती की वजह से हुई है, इसलिए वो गोटो से माफी मांग के इस गैंग वार में हुए सारे नुकसान की भरपाई करने का वादा करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बागुन यूको की पिटाई करते हुए उससे पूछता है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया। जवाब में यूको कहता है कि आपने तो इतने सालों तक राज कर लिया, लेकिन मुझे इतनी भी पावर नहीं दी कि मैं छोटे मोटे फैसले ले सकूं। इसी समय बेजो अपने आदमियों के साथ यहाँ पहुँचता है। उसे देख के बागुन समझ जाता है कि उसके बेटे यूको ने ये सब कुछ बेजो के साथ मिलकर ही किया है। पल भर में ही यहाँ सारा खेल पलट गया और यूको अपने फादर को गोली मार देता है। इसके बाद ये लोग एका को भी जान से मारने वाले थे, लेकिन तभी वहाँ रामा आ जाता है। रामा इन लोगों से फाइट करते हुए एका को यहाँ से भागने को कहता है। एका यहाँ से भागने में कामयाब होता है, लेकिन ये लोग रामा को किडनैप करके अपने साथ ले जाते हैं। फिर रामा को छुड़ाने के लिए एका अपनी कार लेके इन लोगों के पीछे जाता है। जैसे ही रामा को एका की तरफ से सिग्नल मिलता है, वो इन लोगों से फाइट करना शुरू कर देता है। काफी देर तक चले इस फाइट सीन में आखिरकार ये दोनों इन सब लोगों को मार के यहाँ से भागने में कामयाब होते हैं। इधर जापानीज गैंगस्टर गोटो को उसका आदमी बताता है कि किसी ने बेजो को पुलिस ऑफिसर रेजा के साथ मीटिंग करते देखा, जिससे एक बात तो साफ होती है कि बेजो ने ये सब कुछ करने से पहले रेजा को अपने साथ मिला लिया था। गोटो अपने आदमियों से कहता है कि इन लोगों पर हमला करने की तैयारी शुरू करो, क्योंकि अब इनका अगला टारगेट हम ही लोग हैं। जो आदमी अपने बाप को मार सकता है वो किसी भी हद तक जा सकता है। इधर हम देखते हैं कि एका और रामा उन लोगों से बच के किसी सुनसान जगह पे पहुंचते हैं। एका रामा से कहता है कि मुझे शुरू से पता है कि तुम एक पुलिस वाले हो। मैंने भी तुम्हारी तरह ही एक अंडरकवर पुलिस के तौर पे बागुन की गैंग ज्वाइन की थी, लेकिन फिर मुझे हमारे डिपार्टमेंट के काम करने के तरीके पसंद नहीं आए, इसलिए मैं पुलिस का काम छोड़ के बागुन की गैंग का वफादार बन गया। वो रामा से कहता है कि अगर तुम डिपार्टमेंट के रूल्स के हिसाब से चलोगे तो ये गैंगस्टर कभी खत्म नहीं होंगे, इसलिए बेहतर होगा कि तुम बिना कोई रूल फॉलो किए इनको खुद खत्म करो। इसके बाद रामा एका को वहीं छोड़ के उसकी कार लेके बेजो के अड्डे की तरफ निकल जाता है। बेजो के अड्डे पर पहुंच के रामा उसके गोदाम में काम कर रहे आदमियों की पिटाई करना शुरू करता है। इधर हम यूको, बेजो और रेजा को एक साथ बैठे देखते हैं। तभी बेजो को उसका आदमी बताता है कि रामा ने इनकी गैंग पे हमला कर दिया है। बेजो अपने सबसे ज्यादा स्किल्ड फाइटर्स को रामा को खत्म करने के लिए भेजता है। यहीं जब बेजो अपनी स्टिक उठाने के लिए नीचे झुकता है तो यूको उसके हाथ में बना हुआ एक खास टैटू देख लेता है, जिससे वो ये बात समझ जाता है कि जेल में बेजो ने ही अपने आदमियों को उसे मारने के लिए भेजा था। और धीरे धीरे उसे पूरी कहानी समझ में आने लगती है कि किस तरह बेजो ने दोनों गैंग्स को आपस में लड़वाया और जापानीज गैंग को खत्म करने के बाद ये मुझे भी मार देगा। और इन सारे कामों में इस करप्ट पुलिस वाले रेजा ने हमेशा इसका साथ दिया। इधर हम देखते हैं कि बेजो और उसकी पूरी गैंग को खत्म करने के लिए रामा इनके आदमियों को बारी बारी से मार के आगे बढ़ रहा है और अंत में रामा का मुकाबला बेजो के सबसे खास आदमी से होता है। रामा की तरह इसकी फाइटिंग स्किल भी काफी शार्प है, इस वजह से इन दोनों की फाइट काफी लंबी चलती है, लेकिन अंत में रामा इस आदमी को इसी के हथियार से मार के इसकी कहानी खत्म करता है। इसके बाद रामा उस जगह पहुंचता है जहां बेजो की इन दोनों के साथ मीटिंग चालू है। रामा को अपनी तरफ आता देख बेजो एक गन उठा के रेजा की तरफ फेंकता है, लेकिन यूको वो गन बीच में ही कैच करके रेजा की खोपड़ी उड़ा देता है। इसके बाद वो पहले तो एक गोली बेजो के पैर में मारता है और फिर उसके पास जाके बड़ी बेरहमी से उसकी भी खोपड़ी उड़ा देता है। फिर यूको का ध्यान जाता है रामा पे, जो किसी सोफे के पीछे छुपा हुआ था। वो रामा को खत्म करने के लिए उस पे भी गोलियां चलाने लगता है, लेकिन किसी तरह रामा इस हमले से बचते हुए यूको को घायल कर देता है। मरने से पहले यूको रामा को गले लगाता है और फिर रामा उसे भी खत्म करके इस पूरी गैंग का सफाया कर देता है। फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि इन सबको मारने के बाद जब रामा यहाँ से बाहर जाता है
तो उसकी मुलाकात जापानीज गैंग से होती है जो बेजो को खत्म करने के लिए यहाँ आए थे। इस गैंग का लीडर ये देख के हैरान रह जाता है कि इस आदमी ने अकेले ही इन सबको खत्म कर दिया। वो रावा से काफी इम्प्रेस होता है और उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी गैंग ज्वाइन करना चाहोगे। रावा उससे कहता है कि वो अपना काम खत्म कर चुका है, इसलिए अब वो कोई भी गैंग ज्वाइन नहीं करना चाहता। और इसी के साथ ये एक्शन से भरपूर सफर यहाँ पे समाप्त होता है। ये फिल्म हमें सिखाती है कि बिना उस लायक बने सब कुछ पाने की चाहत रखना अपने आप में तबाही को इन्विटेशन देने के जैसा है।